हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और लगभग मेरा मानना ये है कि ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे और आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और जहाँ तक संभव प्रयास यही रहेगा कि इन्हीं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में ही आपका फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का पेपर आएगा। ठीक है, चूँकि सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ये क्वेश्चंस ना ही सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो रेलवे और एमपीईबी और जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चंस सभी लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आप कोशिश ये कीजिएगा कि मैं वीडियो तो चालू कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के अपने से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ही उसका आंसर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रेणी सी की अग्नि होती है। चूँकि अभी ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ एमसीक्यूज़, क्योंकि आप सभी लोग 6 से 7 महीने क्लासेस ले चुके हैं और लगभग सभी के पास बेसिक नॉलेज है। और कहीं कहीं पे सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, 1-2 यूनिट बची हुई होगी, तो उसके हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आपका सब्जेक्टिव भी चलता रहेगा यूनिट फर्स्ट से, और उसके अलावा हम एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी सी की अग्नि किस प्रकार की होती है। मतलब अगर हम बात करें कि श्रेणी सी टाइप में किस प्रकार की अग्नि आती है, तो आपका पहला ऑप्शन है कागज़ की अग्नि, पेट्रोल की अग्नि, एलपीजी गैस की अग्नि, और तारों और मशीनों की अग्नि। तो आप इस वीडियो को रोकें और फिर उसके बाद अपना आंसर देखें क्या होगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो अगर हम बात करें श्रेणी सी की अग्नि कौन सी होती है, तो एलपीजी गैस की अग्नि जो होती है वो हमारे टाइप सी में आती है। क्योंकि अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज़, आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, ये भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो आग लगने के लिए 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है, तभी वहाँ पे आग लग सकती है। पहला क्या हो जाएगा आपका, आपके पास फ्यूल होना चाहिए, ईंधन। दूसरा होना चाहिए आपके पास ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे भी क्या होगी, आपकी आग नहीं लगेगी। ठीक है, और लकड़ी वहाँ पे है जो ईंधन का काम कर रहा है। दूसरा, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ठीक है ना। और तीसरा, उसको ताप भी मिल रहा है। वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, ताप भी मिल रहा है। अगर कहीं पे भी आग बुझाया जाता है तो इन्हीं 3 चीज़ों में से हम एक चीज़ का संपर्क क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो उस जगह पे आग बुझ जाती है। जो भी हमारे आग बुझाने के इक्विपमेंट होते हैं वो सारे यही क्या करते हैं कि इन तीनों में से एक का कनेक्शन वहाँ पे कट कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या बोलता है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, भी इक्वल टू आर होता है, कि आर इक्वल टू आई अपॉन भी होता है, कि आपका आर इक्वल टू भी अपॉन आई होता है, कि भी इक्वल टू आई आर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, भी इक्वल टू आई आर होता है। और बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ये इसके कन्वर्ट फॉर्म को देता है। तो यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आई। मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा आर इक्वल टू भी अपॉन आई, सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की अगर हम बात करें तो उसकी जो बिट होती है वो किस धातु की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, कि नाइक्रोम की बनी होती है, कि कार्बन की बनी होती है, कि यूरेका की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तांबा। सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो तांबे की बनी होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 HP की वैल्यू पूछी गई है कि 1 HP इक्वल टू कितना होता है।
तो अगर हम बात करें 1 HP, HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, तो अश्व शक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको हम अश्व शक्ति। तो 1 HP इक्वल टू क्या कितना होता है, 735 वाट होता है कि 736 वाट होता है, कि ऑप्शन सी है 735.5 वाट होता है कि 746 वाट होता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्यों होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो हम पहले चलते हैं क्वेश्चन पे गौर करते हैं कि 1 HP मीट्रिक में यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 HP मीट्रिक में कितना होता है। तो मीट्रिक की अगर हम बात करें, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे 1 हॉर्स पावर मीट्रिक में, तो मीट्रिक में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 735.5 वाट। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई 746 वाट हमने पढ़ा है, 746 वाट किसकी वैल्यू होती है। तो वो भी 1 HP की होती है जब वो आपको मीट्रिक में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर मीट्रिक में पूछ रहा है तो 735.5 वाट। अगर वो आपको न्यूटन मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 746 वाट। इसकी भी एक्चुअल वैल्यू होती है 1 HP इक्वल टू क्या होगा, 745.69 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे 746 इसलिए बोला जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, 5 से अलग है, इसलिए हम सीधे इसको क्या लिखते हैं, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ क्वेश्चंस की हॉर्स पावर जो होता है उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी फॉर्म में। तो कन्वर्ट करना भी बहुत ही आसान होता है। इसमें जो जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते जाएंगे उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता रहूँगा, इससे आपका बेसिक नॉलेज भी क्लियर होगा। तो अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल और एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पे हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, हॉर्स पावर इक्वल टू होता है किलो वाट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 746। ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता है, आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दे देता है कि जिसमें आपको किलोवाट की वैल्यू दे दिया है, मान के चलिए 7.5 किलोवाट, और यहाँ पे आपको हॉर्स पावर क्या करना है, सॉल्व करना है, कितना होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमको इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। सिर्फ ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूले में इनकी आप वैल्यू रखो, आपसे डिवाइड करते बन रहा है, मल्टीप्लाई करते बनता है, तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हॉर्स पावर की, तो आपको क्या करना है, किलोवाट की वैल्यू 7.5 की वैल्यू कहाँ पे रखना है, इस जगह पे रखना है। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुझे जगह कम पड़ रही है, आप लोग इसको सॉल्व भी करते रहिएगा। तो मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हॉर्स पावर किलोवाट की जगह पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 7.5। उसके बाद मल्टीप्लाई फॉर्मूले में हमारा कितना दिया हुआ है, 1000 अपॉन 746। इसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का फॉर्म क्या हो जाएगा, 7.5 को आप 1000 से क्या कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 का 1000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7500 बटे 746। अब आपको 7500 में आपको 746 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, भाग करके देखेंगे तो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो फाइंड आउट होगी 10.05 के करीब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 10 के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और उसके बाद 5 मिल रहा है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 10। तो मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस न्यूमेरिकल की बात करें, जो हमने आपसे न्यूमेरिकल पूछा था कि किलोवाट में 7.5 है तो हॉर्स पावर में कितना होगा, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे कि 10 हॉर्स पावर होगा, या 10 अश्वशक्ति के बराबर वो वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है
और लगभग सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस बनता भी होगा। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एमसीबी की बात करें तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीबी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। मात्रक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्जाम दोगे 2 से 3 मात्रक आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है आपका फैराडे होता है, बी है आपका न्यूटन होता है, सी है आपका वेबर होता है और डी है आपका कूलाम्ब होता है। तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सी भी मैं एमसीक्यूज़ बनाऊंगा तो मेरे अधिकतर एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है। ये किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के हमसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 50 होता है। और ये कभी कभी फॉर्म यहाँ पे लिखना भूल जाता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। यहाँ पे मीटर लिख सकता है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में 50 मीटर आ जाए, 50 हर्ट्ज आ जाए, 50 किलोवाट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रिक्वेंसी जो होता है वो हमारा हर्ट्ज के फॉर्म में होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। इनमें से कौन एक डायोड है? तो सबसे पहले तो आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए कि डायोड हमारा क्या होता है। ठीक है ना, तो डायोड की बात है, डायोड आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमको एमसीक्यूज करने हैं। तो ये एमएन होता है कि ओपी होता है कि आपका पीएन होता है कि आपका टीपी होता है? तो यहाँ पे पीएन क्या होता है, आपका डायोड होता है। ये पीएन जंक्शन जो होते हैं, ये अलग फॉर्म होता है। पीएन जंक्शंस भी आपके बनते हैं। आप जब बेसिक सेमीकंडक्टर्स वाली यूनिट में जाएंगे तो पीएन जंक्शन मिल जाएगा और वहीं से आपका डायोड वाला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये यूरेका तार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यूरेका तार अधिकतर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यूरेका तार क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है? ठीक है, अगर हम यूरेका तार की बात करें तो आपने नाम सुना होगा रिहोस्टेट। ठीक है ना, ये ठीक है ना, जो आपका रिहोस्टेट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ा और घटा सकते हैं। तो रिहोस्टेट जो होता है, रिहोस्टेट में ही जो वायर लगा होता है वो काहे का बना होता है, यूरेका का बना होता है। तो यूरेका में किसका किसका मिश्रण होता है? ए हो गया 60% तांबा और 40% निकिल, बी हो गया 60% तांबा और 40% स्टील, सी हो गया 30% नाइक्रोम और 70% निकिल और डी हो गया 30% स्टील और 70% ताला तांबा सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 60% तांबा और 40% निकिल। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट्स हमेशा स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमको। और ये हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी डीसी परिपथ, यहाँ पे डीसी परिपथ की बात की गई, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किस फॉर्मूले में, डीसी परिपथ की बात की हुई है तो यहाँ पे हम ओम के नियम का फॉर्मूला लगाएंगे। ओम का नियम होता है V = I और R। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो V दिया हुआ है, V का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। आपका R जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5 ओम। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करोगे तो V की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 10 = I। यहाँ पे आपको धारा का मान ज्ञात करना है I, और रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 5। तो इसको जब आप पक्षांतरित कर देंगे तो I = क्या हो जाएगा, 10/5। 5 से इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे I के मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए आप कितने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम स्किप कर देते हैं, और जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप बुक में देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार मैंने ये क्वेश्चंस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो इजी लेवल पे रहते हैं और आपका किसी भी परीक्षा में चयन होने से बाधित आप हो जाते हो। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वोल्टेज रेगुलेशन किस में उपयोग होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वो जेनर डायोड पे उपयोग होता है, विभवांतर पे उपयोग होता है, कि फ्यूज पे उपयोग होता है, कि रिले पे यूज होता है। तो जेनर डायोड की अगर हम बात करें तो वो काहे पे उपयोग होता है हमारा, सॉरी, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन काहे में उपयोग होता है, आपके जेनर डायोड पे उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। पल्सेटिंग जब हमको मिलता है लास्ट में, ठीक है, तो पल्सेटिंग जो होता है, जो हमको धारा क्या होती है बराबर नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद हो गया आपका ब्रिज दस्तकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। ये अधिकतर क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी में नाम दिया हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, दस्तकारी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ पे हम एक डायोड का उपयोग करते हैं, कि दो डायोड का उपयोग करते हैं, कि तीन डायोड का उपयोग करते हैं, कि चार डायोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा डी, हम यहाँ पे चार डायोड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आंसर दिख गया है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वितीयक सेल कौन सा है? डेनियल सेल होता है, कि लेड एसिड सेल होता है, कि मरकरी सेल होता है, कि लैक्लेंसी सेल होता है? तो इसका आंसर हो जाए आपका लेड एसिड सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबे का गलनांक कितना होता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तांबे की गलनांक कितना होता है, तो आपका पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 960 होता है, दूसरा आपका दिया हुआ है 1020 होता है, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1086 होता है, या डी आपको दिया हुआ है 1122 होता है। तो इसका भी आंसर आपको दिख गया है, बट इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1086 होता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनमें से अचालक पदार्थ कौन सा है? ए अभ्रक, बी टिन, सी सीसा, और डी पारा। तो अचालक पदार्थ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा अचालक पदार्थ होगा ए अभ्रक होगा, ठीक है। अभ्रक का चूर्ण होता है, ठीक है ना, चूर्ण होता है जो अगर आप कहीं पे यूज़ करते हो कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण, ठीक है, वहाँ पे छिद्र हो जाते हैं, तो उसको भरने के लिए हम अभ्रक के चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है? तो सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट की बात करें तो सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म करने के लिए वहाँ पे क्या आपका लगा होता है, जस्ता लगा होता है, यूरेका लगा होता है, कि नाइक्रोम लगा होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, वहाँ पे हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें इम्पीडेंस के मात्रक की, तो ए आपका मैक्सवेल होगा, कि बी आपका कूलाम होगा, कि सी आपका ओम होगा, कि डी आपका वेबर होगा? इसका आंसर आप वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड के लिए रोक के आप कोशिश कीजिए अपने से करने की कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो बैटरी के आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो किससे नापा जाता है? पहला आपका दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, यहाँ पे एक मैं आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका जो आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है ये क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है, क्योंकि आप जब वीडियो को देखोगे तभी हमको समझ में आता है कि ये वीडियो देख रहा है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप लाइक भी कीजिए, तब हमको समझ में आएगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, आपको टाइम दे के वीडियो बना रहे हैं। तो अगर मैंने वीडियो डाला और 20 लाइक मिला है तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि 20 स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है। और अगर कमेंट बॉक्स में उनका वो कमेंट भी कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए, ये आपको लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि इस लॉकडाउन में चलते हुए स्थिति में हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। एक तो इकोनॉमी हमारी डाउन भी हो रही है, लेकिन हमारी पढ़ाई इसमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
तो बैटरी का अपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? ए आपका दिया हुआ है मल्टीमीटर से नापा जाता है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, सॉरी, कि भी हाइड्रोमीटर से मापा जाता है कि लैक्टोमीटर से नापा जाता है कि वायर गैस से मापा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोमीटर से नापते हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स पे ये भी बताना है कि हाइड्रोमीटर तो हमने बता दिया आपको, लैक्टोमीटर क्या होता है और वायर गेज क्या होता है। लैक्टोमीटर तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, आपके फील्ड से हट जाएगा, बट आपको वायर गेज के बारे में ज़रूर बताना है कि वायर गेज क्या होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो प्रकृति में सबसे स्वतंत्र, सबसे छोटा कण जो होता है हमारा परमाणु होता है। परमाणु की अगर आप संरचना देखेंगे तो ये अगर हमारा परमाणु हो गया तो इसका एक नाभिक होता है, ठीक है ना। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, इसको आप पहले कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये थर्ड आप देखेंगे, फिफ्थ एट्थ मतलब फिफ्थ की क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है ये फार्मूला। तो आप तो IITI में हो, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। मैंने लिख दिया था लेकिन अभी मैं इसको हटाऊंगा भी नहीं, बट ये आपको बताना है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, मैं इतना बता देता हूँ कि ये नाभिक हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसके चारों ओर आपके कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपको ये भी पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है। आपको पता होना चाहिए परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें नाभिक एकदम बीज केंद्रीय सघन भाग होता है नाभिक, ठीक है ना, जिसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ें हमारे नाभिक में पाई जाती है। और केंद्रीय सघन भाग होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब आपको ये बताना है कि नाभिक ये जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको अगर पूछा जाए कि इसके छठवीं ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, तो वो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था, बट आपको उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में भी याद रखना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीएस का आपका पूरा नाम भी बताना है, ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिक पावर सिस्टम होता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है कि अल्ट्रा पावर सप्लाई होता है कि अल्ट्रा पैनल सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो मैंने कमेंट करने के लिए जो चीज़ें बोली उसको आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अगर मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी ये कर्तव्य बनना चाहिए कि आप उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें जो आपके इलेक्ट्रिशियन के IITI के बच्चे हैं। ओके, थैंक यू।